हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं 12th की बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको बताया जा चुका है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज लेकर के आए हैं आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर, एक्टिव मास के ऊपर, अणु भार के ऊपर, परमाणु भार के ऊपर और तुल्यांकी भार के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसके सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर। तो सही आंसर क्या हुआ? सक्रिय द्रव्यमान। सही आंसर क्या हुआ? सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, द कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की वेग बढ़ाता और घटाता दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस टू द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेस टू द रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, नॉन ऑफ दीज। केमिकल रिएक्शन में जो उत्प्रेरक होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अलग अलग प्रकार की उत्प्रेरक पाए जाते हैं। जो धन उत्प्रेरक होंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। लेकिन जो निगेटिव कैटलिस्ट होगा, ऋण उत्प्रेरक होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। तो दोनों प्रकार के आपके ये उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। ये दोनों काम कर सकता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया की दर को घटा भी सकता है। तो सही आंसर कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन जो दिया हुआ है उसकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी? रिएक्शन है H2 + I2 सनलाइट के प्रेजेंस में 2HI का फॉर्मेशन करता है। तो बाबू याद रखिएगा, ये रिएक्शन एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। इसमें जो अभिक्रिया की दर है ना तो हाइड्रोजन के ऊपर निर्भर करती है और ना तो आयोडीन के ऊपर। तो कौन सी कोटि हुई भाई? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का जल अपघटन का उदाहरण है। इथाइल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज द एग्जांपल ऑफ शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर आपका कौन सा रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि दिखाता है? जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि, या प्रथम कोटि, या द्वितीय कोटि, या तृतीय कोटि? कौन सा है? तो बाबू प्रथम कोटि अभिक्रिया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि जो अभिक्रिया की दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो केवल इथाइल एसीटेट पर निर्भर करता है, जल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसलिए इथाइल एसीटेट जो आपका जल, इथाइल एसीटेट का जल अपघटन है वो एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। इसको याद रखिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध जीवन काल निर्भर नहीं करता है। बाबू देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसमें अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड, उसके लिए फार्मूला होता है 0.693/K, 0.693/K। ये अर्ध जीवन काल के लिए फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है। तो आप बताइए, ये अर्ध जीवन काल निर्भर किसके ऊपर करता है? K के ऊपर, दर स्थिरांक के ऊपर निर्भर करता है। आप फॉर्मूला से यहां से देख सकते हैं, फॉर्मूला में है T हाफ बराबर 0.693/K, 0.693/K, यानी सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करेगा? K के ऊपर निर्भर करेगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। प्रतिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर, ऑन कंसंट्रेशन। बाबू आपको पता है सिर्फ K के ऊपर निर्भर करता है, तो इसके ऊपर तो निर्भर करेगा नहीं, यानी इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा वो तापमान के ऊपर निर्भर करता है, दाब के ऊपर निर्भर करता है, आरंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये जो आपका T हाफ होगा, अर्ध जीवन काल होगा,
वो किसके ऊपर निर्भर करता है? आरंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बाकी सब के ऊपर। अब देखिए तापमान, अब तापमान से K प्रभावित हो जाएगा तो अर्ध जीवन काल भी प्रभावित हो जाएगा, दाब से आपका K प्रभावित हो जाएगा, इसलिए अर्ध जीवन काल भी प्रभावित हो जाएगा। डायरेक्ट अर्ध जीवन काल को ताप और दाब भी प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अर्ध आपको दर स्थिरांक को प्रभावित करके अर्ध जीवन काल को प्रभावित कर सकता है, यानी आरंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाए, अभिकारक की सांद्रता को क्या कर रहे हैं? दोगुनी कर दे रहे हैं, तो अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? देखिए बाबू, कोटि की बात करते हैं, A से B बन रहा है, ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए R समानुपाती होगा A की सांद्रता का पावर X। आपको पता है अभिक्रिया की दर समीकरण में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के घात को कोटि कहते हैं। जो अभिकारक की सांद्रता का घात है उसी को कोटि कहा जाएगा, इसी को कोटि कहते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाता है, यानी A को दोगुना कर दिया जाता है। A को दोगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर कितना हो जाता है? 4 गुना। अभिक्रिया की दर R 4 गुना हो जाता है कब? जब A को दोगुना कर देते हैं, तो दोगुना कर रहे हैं और उसका पावर कितना रखे कि 4 के बराबर आ जाए? तो इसका पावर अगर 2 रखे, 2 का पावर 2, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी कोटि कितना होगा बाबू? 2 होगा। कोटि कितना आएगा? 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, तभी जाके अभिकारक की सांद्रता को अगर दोगुनी करते हैं तो अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से ध्यान रखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर समीकरण ये दिया हुआ है, R बराबर K इंटू A की सांद्रता का पावर 1/2 और B की सांद्रता का पावर 3/2 हो तो उसकी कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए बाबू, आपको बताया गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के घात को कोटि कहते हैं। यहाँ सांद्रता का घात देखिए, यहाँ कितना है? 1/2, यहाँ है 3/2, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4/2 यानी 2। यहाँ भी कोटि कितना हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज की, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में जो अभिकारक की सांद्रता का घात होता है उसी को कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर 2 को घात था तो अपने घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जो घात को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा उसी को कोटि कहा जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। वेग स्थिरांक को दर स्थिरांक के निर्भर नहीं करता। के किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? कह रहा तापमान पे, दाब पे, प्रेशर पे, सांद्रता पर और संक्रियण ऊर्जा पर। बाबू किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? के तो उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? सांद्रता के ऊपर। सांद्रता कितना लीजिएगा उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन बाकी सब के ऊपर, ताप के ऊपर, दाब के ऊपर से उसके एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर, सबके ऊपर निर्भर करता है आपका दर स्थिरांक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया की दर है शून्य कोटि में, वो क्या होती है? तो बाबू शून्य कोटि अभिक्रिया की दर, जैसे A से B बन रहा है, एक कोई रिएक्शन ले लें, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा? R समानुपाती होगा A की सांद्रता का पावर 0, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी R बराबर K, A की सांद्रता का पावर 0 यानी 1। R किसके बराबर है? K क्या है? कांस्टेंट है। अब K कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? उसका जो दर होगी वो हमेशा क्या होगी? निश्चित होगी, वो कभी परिवर्तित नहीं होगी। R किसके बराबर रहेगा? K के बराबर रहेगा। K के बराबर मीन्स दर स्थिरांक के बराबर रहेगा, और दर स्थिरांक के बराबर है तो दर स्थिरांक तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है तो आपका दर भी क्या होगा? नियत होगा, निश्चित होगा। आइए देखिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक प्रायोगिक संख्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, सिद्धांतिक संख्या, प्राकृत संख्या होता है, सक्रिय भार यानी एक्टिव मास। कि क्या होती है अभिक्रिया की कोटि? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो बाबू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, प्रायोगिक संख्या होता है। उसको हम लोग प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं, प्रैक्टिकली निकालते हैं, प्रायोगिक रूप से निकालते हैं।
ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। बाबू किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, यानी R और K दोनों समान होता है। दोनों समान कब होगा, जब A का पावर 0 होगा तब ना, A का पावर 0 होगा तब ना। देखिए अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया था कि R और K कब बराबर होगा, जब पावर 0 होगा तब। पावर 0 होगा तो R और K दोनों क्या होगा, बराबर। तो इसलिए यह क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ था, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, यानी वेग और वेग स्थिरांक दोनों समान होता है। यानी एक की सांद्रता का पावर 0 हो तो यह सांद्रता हट जाएगा, यानी R और K दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। जब ये मान बराबर होगा तो इकाई भी बराबर होगा। अब देखिए K की इकाई R के बराबर कब है, जब पावर आपका A का पावर 0 है तब, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया है तब। ऑप्शन देखिए कह रहा है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और प्रथम ऑर्डर। ये कौन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपका दर और दर स्थिरांक दोनों का मान समान होता है। दर और दर स्थिरांक दोनों का मान समान है, यहां तक कि इकाई भी समान होती है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अभिकारक की अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मोलिक्यूल टू प्रोडक्ट। मोलिक्यूल से प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, यानी अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। जो आवश्यक ऊर्जा है वो होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। कौन होता है बाबू, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम लोग संक्रियण ऊर्जा कहेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को संक्रियण ऊर्जा कहा जाता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। बस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो वही पूछा भी जा रहा है, अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या, ऊर्जा को क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए अगला प्रश्न। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का मान होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का मान होता है। अर्ध जीवन काल का मान कितना होता है बाबू, अर्ध जीवन काल होता है टी हाफ होता है 0.693 बटा के, 0.693 बटा के। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, 0.6 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, एकदम यही सही है। टी हाफ बराबर 0.693 बटा के, 0.693 बाई ए नहीं, के अपॉन 0.693 नहीं, 0.693 अपॉन के, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस भी बनाया जा सकता है और ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पूछा भी गया है। यहाँ पर क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड का जो वैल्यू होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो क्या होता है, या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का जो मान होता है वो क्या होता है। टी हाफ का मान होता है 0.693 बाई के। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अभिक्रिया में जब अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाए तो वेग 8 गुनी हो जाती है। अभी बताए भी थे, R समानुपाती है A की सांद्रता का पावर x, इसी को कोटि कहते हैं। कह रहा है सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाता है तो दर 8 गुना हो जाता है। दर कितना हो गया, 8 गुना। कब, जब A की सांद्रता को दोगुना किया गया तब, 2 का पावर x। अब बताइए 8 बराबर 2 का पावर x, यानी x का मान कितना होगा, ये 8 को भी 2 के पावर में कर दीजिए, 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर x हो जाएगा। जब बेस समान है तो पावर भी क्या होगा, समान होगा, यानी x का मान कितना है, 3, यानी तृतीय कोटि अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, तृतीय कोटि अभिक्रिया है। इस तरीके से आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है। R समानुपाती है A की सांद्रता का पावर x, लिख लीजिएगा। अब x का मान निकालना है। देखिए 1, यानी अभिकारक की सांद्रता को दोगुनी कर दिया जाए तो 2 लिख दीजिए। इधर कितना है, R 8 गुना हो जा रहा है तो 8 लिख दीजिए। पावर x है, अब x का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आपका अभिक्रिया की कोटि 3 गुनी हो, अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध जीवन काल 100 सेकंड है, यानी एक कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसका अर्ध जीवन काल 100 सेकंड। अर्ध जीवन काल किसे कहते हैं,
वैसा समय काल जिसमें अभिकारक की सांद्रता आरंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। अभिकारक की सांद्रता अपने आरंभिक सांद्रता कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। उसी को अर्ध जीवन काल कहते हैं। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध जीवन काल 100 सेकंड है, यानी 100 सेकंड में क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 100 सेकंड में आधा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कितने समय पश्चात 75% पूर्ण हो जाएगा? बाबू देखिए, पहले तो 100% होगा ही, 100% तो पहले होगा। 100 सेकंड के बाद यानी अर्ध जीवन काल के बाद आपको कितना हो जाएगा? 50। आधा जीवन खत्म हुआ ना। अभी हमने कहा कि वैसी सांद्रता, वैसा समय काल जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपने आरंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। आरंभिक सांद्रता 100 है और उसका आधा हो जाएगा 100 सेकंड में, यानी अर्ध जीवन काल में। फिर अगला 100 सेकंड बाद ये फिर आधा हो जाएगा, यानी 25। आप बताइए कितना खत्म हो गया? 75% खत्म हो गया। कितना में खत्म हुआ है? 100 सेकेंड और 100 सेकेंड। कितना देर में? 200 सेकेंड में। ऑप्शन देखिए क्या है? 50 सेकेंड, 150 सेकेंड, 400 सेकेंड और 200 सेकेंड। कौन सा सही होगा? 200 सेकेंड। आप ही बताइए कि कह रहा है कि अर्ध जीवन काल 100 सेकेंड है। अर्ध जीवन काल कितना है? 100 सेकेंड है। जब अर्ध जीवन काल 100 सेकेंड है, यानी 100 सेकेंड के बाद अपनी आरंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। 100 सेकेंड में 100 से कितना आ गया? 50 आ गया। अब फिर अगला 100 सेकंड में 50 से कितना हो जाएगा? 25, यानी 75% कितना देर में खत्म हो गया? 100 सेकंड में। निकाल सकते हैं आप लोग। इस तरीके से अभी आपको 15 क्वेश्चंस बताया गया है केमिकल काइनेटिक्स का। आप इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी से आपके एग्जाम्स में आता है। इसलिए सभी प्रश्नों को याद रखेंगे और इसी तरीके से हर चैप्टर का आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।